कभी सोचा है कि एक ट्रेडिंग कंपनी जिसका काम सिर्फ सामान खरीदना बेचना था, वो कैसे एक लड़ाई जीतकर पूरे देश पर राज करने लगी। प्लासी का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये वो कहानी है जिसने भारत में ब्रिटिश राज की कह सकते हैं पहली ईंट रखी। तो चलिए सबसे पहले इस जीत के पीछे छिपे सबसे बड़े रहस्य को समझते हैं। एक ऐसी जीत जो अगर आप सिर्फ नंबर देखें तो नामुमकिन लगती है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। एक तरफ है नवाब के लगभग 50,000 सैनिक और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के महज 3,000। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। तोपें भी देख लीजिए, कहाँ 8 और कहाँ 53। मतलब कागज पर तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक तरफा थी। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? एक छोटी सी कंपनी जिसकी सेना 15 गुना छोटी थी, वो सिर्फ 11 घंटे में कैसे जीत गई? इसका जवाब असल में लड़ाई के मैदान में कम और पर्दे के पीछे की साजिशों में ज्यादा छिपा है। इस लड़ाई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसकी जड़ें युद्ध में नहीं बल्कि बंगाल की दौलत में थीं। उस समय बंगाल भारत का सबसे अमीर प्रांत था, एक ऐसी सोने की चिड़िया जिस पर सबकी नजर थी। ये नंबर देखिए, 60%। मतलब अंग्रेज एशिया से जितना भी सामान इंपोर्ट करते थे उसका 60% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बंगाल से आता था। अब आप समझ सकते हैं कि ये जगह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी। इसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। और तभी इस कहानी में एंट्री होती है 23 साल के एक नए नवाब सिराजुद्दौला की। वो जवान थे, जोशीले थे, पर उतने ही अनुभवहीन भी। और उन्हें गद्दी के साथ साथ विरासत में ढेर सारे दुश्मन भी मिले थे। खुद उनके दरबार में ही लोग उनके खिलाफ थे। अब नवाब और अंग्रेजों के बीच टेंशन बढ़ने लगी। कंपनी के अफसर टैक्स फ्री ट्रेड पास का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे नवाब का खजाना खाली हो रहा था। ऊपर से उन्होंने नवाब से पूछे बिना ही कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। ये तो सीधी सीधी चुनौती थी। और जब नवाब ने जवाब में हमला किया तो ये साफ हो गया कि अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि बंगाल पर कंट्रोल की है। तो जो जीत अंग्रेजों को मिली वो तोप और बंदूकों से नहीं जीती गई थी, वो जीती गई थी धोखे से, एक ऐसी साजिश से जिसमें नवाब के सबसे करीबी लोग शामिल थे। और इस साजिश का सबसे बड़ा चेहरा था मीर जाफर, नवाब का अपना सेनापति। उसकी वफादारी नवाब के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए थी। उसे बंगाल का अगला नवाब बनना था और अंग्रेजों ने उसे यही सपना दिखाया था। लेकिन मीर जाफर अकेला नहीं था। नवाब के दूसरे बड़े कमांडर जैसे राय दुर्लभ और यार लुत्फ खान, वो भी इस खेल में शामिल थे। सोचिए, नवाब अपनी ही सेना के उन लोगों से घिरा हुआ था जो उसकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार बैठे थे। और अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे अहम किरदार की, जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, जगत सेठ। ये किसी एक आदमी का नाम नहीं बल्कि एक टाइटल था। ये भारत का सबसे ताकतवर बैंकर परिवार था, इतना अमीर कि ईस्ट इंडिया कंपनी तक इनसे कर्ज लेती थी। तो इस पूरे साजिश की चिंगारी कहाँ से उठी? यहाँ से। नवाब सिराज उद्दौला ने जगत सेठ से 3 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी रकम मांगी और जब उन्होंने मना कर दिया तो नवाब ने उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया। बस यही बात जगत सेठ को चुभ गई। ये सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि इज्जत का सवाल बन गया था और उन्होंने ही नवाब को हटाने का पूरा प्लान बनाया और अंग्रेजों को इसके लिए पैसा भी दिया। उस वक्त बंगाल में एक फ्रांसीसी कमांडर थे, जॉन लॉ। उन्होंने साफ साफ लिखा था कि प्लासी की लड़ाई के असली जनक तो जगत सेठ थे। उनके बिना अंग्रेज ये कभी नहीं कर पाते। मतलब उस जमाने में भी सबको पता था कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई जनरल नहीं बल्कि एक बैंकर था। तो जब साजिश की पूरी बिसात भिज चुकी थी, तब 23 जून 1757 को जो लड़ाई हुई उसका नतीजा तो पहले से ही तय था। तो 23 जून को मैदान में जो हुआ वो लड़ाई कम और एक ड्रामा ज्यादा था। शुरू में नवाब के वफादार सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन तभी एक गोली, सिर्फ एक गोली नवाब के सबसे भरोसेमंद जनरल मीर मदन को लग गई और उनकी मौत हो गई। बस इसी एक पल ने नवाब को तोड़ दिया। घबराकर उन्होंने सलाह मांगी, और किससे? मीर जाफर से। और जाफर ने वही कहा जो उसे कहना था, पीछे हट जाओ। नवाब ने उसकी बात मान ली और ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही नवाब की सेना पीछे हटी, मीर जाफर और बाकी गद्दारों की सेनाओं ने लड़ने से ही मना कर दिया। सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस तमाशा देखता रहा और बची हुई सेना में भगदड़ मच गई। खेल खत्म।
इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। सिराज-उद-दौला को पकड़कर मार दिया गया और वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। लेकिन वो सिर्फ एक कठपुतली था जिसकी डोर अंग्रेजों के हाथ में थी। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, वो अब शासक बन चुकी थी। ये वो पल था जिसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। इस एक जीत से अंग्रेजों को क्या मिला? उन्हें बंगाल का पूरा खजाना मिल गया। उस पैसे से उन्होंने अपनी सेना को और भी बड़ा और ताकतवर बनाया। बंगाल के पूरे व्यापार पर उनका कंट्रोल हो गया और उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे फ्रांसीसी और डच सबको साइडलाइन कर दिया और इसी पैसे के दम पर उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा करना शुरू किया। प्लासी तो बस एक शुरुआत थी। इसने घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू की जिसने अगले 100 साल के लिए भारत की तकदीर लिख दी। 1757 में जीत मिली, कुछ ही साल में टैक्स वसूलने का अधिकार भी मिल गया और ठीक 100 साल बाद 1858 तक पूरा भारत सीधे ब्रिटिश ताज के नीचे आ गया, वो साम्राज्य जिसकी नींव प्लासी में रखी गई थी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या भारत में ब्रिटिश साम्राज्य मिलिट्री की ताकत पर बना था या घर की फूट और धोखेबाजी का फायदा उठाकर? प्लासी की कहानी तो यही बताती है कि इतिहास हमेशा तलवार की धार से नहीं लिखा जाता। कभी-कभी ये सोने के सिक्कों और पीठ में घोंपे गए छुरों से भी लिखा जाता है।